अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के मौत के बाद उपजे हुए विवाद, और ये मौत कैसे हुई, ये हत्या है या फिर आत्महत्या। हम इस विषय पर आज गंभीर परिचर्चा यहाँ पर करेंगे। बहनों भाइयों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की मौत का मामला अभी सुलझा नहीं है। जिस संदेहजनक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, यह हत्या है या आत्महत्या, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, घटना हुए तकरीबन 30 घंटे बीत चुके हैं। उसके बावजूद अब तक महंत जी के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। पोस्टमार्टम होने पर ही यह स्पष्ट होगा कि महंत जी ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई। महंत जी की मौत की मिस्ट्री क्या है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानने का हक है, हिंदू समाज के लोगों को जानने का हक है, उनके अनुयायियों को जानने का हक है, और इस देश को भी जानने का हक है कि महंत जी की मौत कैसे हुई। क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली किसी बदनामी के डर से, जैसा एक कथित सुसाइड नोट में दावा किया जा रहा है, या फिर उनकी हत्या हुई है। अगर पोस्टमार्टम हो जाता समय से, तो आज देश के सामने यह स्थिति स्पष्ट हो जाती कि महंत जी ने आत्महत्या की है या फिर हत्या हुई उनकी। एक कथित सुसाइड नोट पुलिस ने मीडिया को अनऑफिशियली जारी किया है, नॉट ऑफिशियली। क्या पुलिस ने इस पत्र की, सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच करा ली है? क्या वाकई में यह पत्र, यह सुसाइड नोट महंत जी ने लिखा है? क्योंकि उनके अनुयायी और उनके साथ रहने वाले, उनके चेले, उनके भक्तगण ये दावा करते हैं कि स्वामी जी का लिखने पढ़ने में बहुत विश्वास नहीं था और वो कभी लिखते पढ़ते इस तरह से देखे नहीं गए। मनोवैज्ञानिक भी यह बात का दावा करते हैं कि कोई 8 पेज का सुसाइड नोट नहीं लिखता है। दरअसल महंत जी ने सुसाइड नोट कम, वसीयत ज्यादा लिखी है, जो ये दावा किया जा रहा है। अगर ये उनका पत्र है तो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर उनका ये लिखा हुआ पत्र है तो क्या इसकी फोरेंसिक ओपिनियन, फोरेंसिक रिपोर्ट प्रयागराज पुलिस के पास है कि यह पत्र वाकई में महाराज जी ने लिखा है? और अगर लिखा है तो पुलिस इसको सार्वजनिक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है? मैं कई गंभीर प्रश्न यहां पर छोड़ रहा हूं। पिछले आप कई महीनों से देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, या उन पर हमले हो रहे हैं, या संदेहजनक परिस्थितियों में उनके ऊपर घातक प्रहार हो रहा है, या फिर वो मरे पाए जा रहे हैं। कुछ महीनों के भीतर 21 बड़े साधु संतों की या तो हत्या हुई है या वो मरे पाए गए हैं। और बागंबरी गद्दी पीठ, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नॉर्थ इंडिया के सबसे अमीर मठों में से एक है। फिर से नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ इंडिया के सबसे अमीर मठों में से एक है बागंबरी गद्दी। और ये वो गद्दी है जिसके क्षेत्र में कुंभ का क्षेत्र आता है। अगर प्रयागराज में जब कुंभ होगा तो एक तरह से उसके नेतृत्व बागंबरी पीठ के हाथ होता है। और महाराज जी यानी नरेंद्र गिरी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, यानी 13 जो महत्वपूर्ण अखाड़े सनातन धर्म में हैं, जीवंत अखाड़े, उनके ये अध्यक्ष। तो आप इनकी क्षमता, इनके प्रभुत्व, इनके ज्ञान और इनकी जो स्वीकार्यता है, वो सभी वर्गों में एक जैसी रही है। मैंने सत्ता को इनके चरणों में नतमस्तक देखा है। मैंने प्रयागराज में, तब के इलाहाबाद कहा जाता था, 1997 से 2001 तक पत्रकारिता की, और मैंने बागंबरी पीठ को अच्छे से कवर भी किया था। मैं जानता हूं कि इस पीठ का महत्व क्या है। प्रयागराज में 2 ही ट्रस्ट या मठ कह लीजिए जो जिनकी ख्याति है और जिनके दम पर इलाहाबाद खड़ा है, एक केपी ट्रस्ट और दूसरा बागंबरी पीठ। अकूत संपत्ति, इतनी कि शायद मठ के पीठाधीश्वर को भी इतना जानकारी नहीं होगी, इतनी संपत्ति इस पीठ के पास है। बड़े हनुमान जी, जिनको कुछ लोग लेटे हनुमान जी भी कहते हैं, त्रिवेणी बांध पर वो मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीनतम मंदिर, वो इसी मठ के दायरे में आता है। इस मठ के पास अल्लाहपुर, एलनगंज, सिविल लाइंस, इस पूरे इलाके, भारद्वाजपुरम, जॉर्ज टाउन, इन सब इलाकों में
अकूत संपत्ति है, मेन रोड पर संपत्ति है। यह संपत्ति विवाद आज से नहीं चल रहा है, लंबे अरसे से चल रहा है। महाराज जी जब तक जीवित थे तब भी यह झगड़ा चल रहा था, और यह विवाद उनके अपने बढ़ाए हुए शिष्य आनंद गिरी से है। और बहनों भाइयों, यह स्पष्ट कर लीजिए, आनंद गिरी कोई रिश्तेदार नहीं थे या पिता पुत्र नहीं थे इनके नरेंद्र गिरी जी के। आनंद गिरी शिष्य थे नरेंद्र गिरी जी के। वो आनंद गिरी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आनंद गिरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक थीं और वो ग्लैमरस लाइफ थी उनकी, जो सात्विक महंत साधु संत को शोभा नहीं देती है। इस कारण महाराज जी ने इनका त्याग कर रखा था। आचार्य नरेंद्र गिरी जी में और आनंद गिरी में झगड़े भी चल रहे थे, मसला प्रॉपर्टी का है, और इस बात से इलाहाबाद के सभी अधिकारी वाकिफ थे। राज्य सरकारें भी समय समय पर वाकिफ रही हैं। जिन लोगों को थोड़ा भी इतिहास पता, उन्हें पता है कि 2004 में क्या हुआ था। इलाहाबाद में तत्कालीन डीआईजी आर.एन. सिंह, जिनके कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट थे जमीनों के लेके, वो डीआईजी रहते हुए नरेंद्र गिरी जी महाराज के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। तब की सरकार ने आर.एन. सिंह को सस्पेंड किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ये झगड़े का इतिहास पुराना, लेकिन इस बीच मठ के 2 और विद्यार्थियों की मौत हो गई, और ये मौत बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। प्रशासनिक दबाव में इसे आत्महत्या कह दिया गया, लेकिन अब बात बहुत आगे तक जा चुकी है। अब नरेंद्र गिरी जी महाराज की मौत हो गई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मैं उनको जानता रहा हूं, मैं बहुत लंबे समय से उनसे वाकफियत मेरी रही है और मुझे उनका सानिध्य भी प्राप्त रहा है। वो एक अत्यंत उच्च कोटि के मानस मर्मज्ञ व्यक्ति थे, जो जीवन का सार बताते थे। मैंने उन्हें कभी विचलित नहीं देखा। इतने वर्षों में बहुत संघर्ष किया उन्होंने, अखाड़ों की दुर्गम राजनीति की उन्होंने, लेकिन मैंने उनको कभी विचलित नहीं देखा। बहनों भाइयों, हमेशा ठंडे दिमाग से आराम से बात करने वाले और हर मसले का समाधान देने वाले। प्रयागराज में अगर सकुशल कुंभ संपन्न हुआ है, बड़ा श्रेय महाराज जी को जाता है। पेचीदा से पेचीदा मामले वो खुद सुलझाते थे, तहसीलदार लेखपाल तक के साथ बैठ जाते थे, और अखाड़ों का जो भी आदर था कुंभ के भीतर निर्विघ्न संपन्न कराया नरेंद्र गिरी जी महाराज ने। तो जो आदमी इतने उच्च मनोबल का हो, इतने उत्तम कोटि का मानस मर्मज्ञ हो, वो वसीयत नुमा ये 7 पन्ने का 8 पन्ने का आत्महत्या का पत्र लिखेगा, मुझे ये बात हजम नहीं होती है। जिन्हें होती होगी, पर मुझे ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि मैं उनको 20 सालों से जानता था और इन 20 सालों में अनगिनत मुलाकातें, अनगिनत बार उनसे वार्ता। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके जैसा व्यक्ति आत्महत्या करने की बात सोच भी सकता है। आप उनसे जब भी मिलते थे, एक प्रेरणा और एक ऊर्जा मिलती थी। कोई भी बात तो शुरू करते थे तो पहले रामचरितमानस की 2 चौपाइयों के साथ वो अपनी बात कहते थे। उनके पास अपनी बात कहने की कला थी। आप कितनी भी विकट परिस्थितियों में हो, महाराज जी से मिलें, वो आपको हमेशा एक ऐसी ज्ञान की बात बताते थे कि मन को शांति मिलती थी। तो मैं कैसे मान लूं कि उनके जैसा व्यक्ति कोई कंप्यूटर से फोटो निकाल देगा किसी लड़की के साथ और वो उससे विचलित हो जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे। कुछ ये फिल्मी नहीं लगता आपको? मुझे लगता है। आपको नहीं लगता, ये मैं नहीं जानता, पर मुझे ये बात हजम नहीं होती कि महाराज जी जैसा व्यक्तित्व आत्महत्या कर सकता है। और उनके अनुयायी जो उनको सच्चे मन से मानते हैं, वो भी कभी इस बात को स्वीकारेंगे नहीं कि महाराज जी जैसा व्यक्ति आत्महत्या करेगा। उनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी थी। पूछा जाना चाहिए सिक्योरिटी इंचार्ज से कि आखिर उन्होंने ये उनकी मौत कैसे हुई। आरोप इलाहाबाद प्रयागराज में तैनात एक सीनियर आईपीएस अफसर पर भी लग रहे हैं, आनंद गिरी ने लगाए हैं। गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में हो रही है और आरोप बड़े बड़ों पर हो तो इस एसआईटी का अंजाम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, 30 घंटे में आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? 30 घंटे हो गए, अब तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। अपोजिशन का कहना है कि सीबीआई जांच हो। अखिलेश यादव आज अचानक पहुंच गए बागंबरी पीठ और उन्होंने वहां हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की। और आचार्य नरेंद्र जी ऐसे संत रहे हैं जिनकी हर राजनीतिक दल में बड़ी इज्जत थी, बीएसपी को छोड़ के। जो भी मुख्यमंत्री हुए, या तो वो मठ जाते थे मिलने,
या वो जब भी महाराज जी आते थे लखनऊ उनकी मुलाकातें होती थी। तो मैं कैसे मान लूं कि अपनी एक छोटी सी समस्या के समाधान के लिए वो आत्महत्या कर लेंगे, जिसके एक फोन पर संतरी से लेकर मुख्यमंत्री मौजूद हों, जिनके दर पर सत्ता खुद चलकर जाती हो, जिनके घर पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, ऑफिसर्स लाइन लगाते हों, जिनके एक टेलीफोन पर हर समस्या का समाधान होता हो, वो व्यक्ति अपनी एक छोटी सी समस्या के लिए आत्महत्या कर लेंगे? आवश्यकता नहीं थी, उनको एक टेलीफोन करने की जरूरत थी। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको आत्महत्या कैसे मान लिया जाए, बात हजम नहीं हो रही है। कुछ बयान सुनिए आप। यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, दोषी अवश्य सजा पाएगा। उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। 3 नाम लिखे थे और उनके ऊपर एफआईआर था, तो एक ही की गिरफ्तारी क्यों? उनके समर्थकों का गंभीर आरोप है कि इस षड्यंत्र में एक सत्ता पर बैठे व्यक्ति का सीधा संबंध है, जो कि जांच का विषय है। आसपास जो उनके गनर वगैरह थे और जो नजदीकी रहने वाले हैं, उनसे पूछा जाए क्या मामला है। सुरक्षा के लेके भारत सरकार से लेके तमाम चीजें सब लोग उनकी देखभाल करते थे, मगर कहां चूक हो गई वो चिंतन का विषय है। इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के साथ साथ इसका नार्को टेस्ट हो, क्योंकि आनंद गिरी ने भी सवाल उठाए हैं, जिनके ऊपर आरोप है उसने भी सवाल उठाया है और उसमें एक बड़े अधिकारी का भी नाम ले रहे हैं। इन दिनों मठ और विशेष तौर पर वो मंदिर जो प्रसिद्ध हैं या जिनके पीछे अकूत संपत्ति और दौलत है, उनके साधु संतों की जान खतरे में है। ये बात वो सभी साधु संत समझ लें जिनके पीछे तमाम प्रॉपर्टी है और जो बड़े मंदिर और मठों को चलाते हैं। यह वाकई गंभीर खतरे का विषय है जो कुछ